हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। बच्चों, अपने मन के भावों तथा विचारों को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए हमें वाक्यों का उच्चारण करते समय कहीं पर कम तो कहीं पर अधिक रुकना पड़ता है। मन के विचारों को इच्छा अनुसार प्रकट करवाने में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि विराम चिन्हों को उचित स्थान पर नहीं लगाएं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। इस प्रकार विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना और चिन्ह का अर्थ है निशान। अर्थात रुकने में भेद प्रकट करने के लिए अलग अलग चिन्हों को लगाना ताकि मन के भावों को जैसा हम समझाना चाहते हैं उसी प्रकार पाठक समझे। अर्थात लिखते समय वाक्य के बीच में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए कुछ विराम चिन्ह जान लेते हैं। तो पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जो एक डंडे के रूप में दर्शाया जाता है। अर्ध विराम, ऊपर बिंदु नीचे कॉमा। अल्प विराम, कॉमा। योजक चिन्ह, छोटा सा डैश का साइन। निर्देशक चिन्ह, बड़ा डैश साइन। विवरण चिन्ह, दो बिंदु और एक छोटा सा डैश। विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है एक डंडा और नीचे उसके बिंदु। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि आप प्रश्न लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है। कोष्टक चिन्ह, दो सर्कल हाफ हाफ इस तरह के आसपास होते हैं। लोप सूचक चिन्ह, ये जब कुछ गड़बड़ हो जाए उसके लिए। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ये शून्य के रूप में दर्शाया जाता है। हस्तपद या त्रुटि सूचक चिन्ह, त्रुटि यानी कि कुछ गड़बड़ हो, गलती होने से हम त्रुटि सूचक चिन्ह लगाकर उसको ठीक कर लेते हैं। आइए एक एक करके इनको जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे पूर्ण विराम के विषय में। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, तब अगला वाक्य शुरू करते हैं। वाक्यों को लिखते समय प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य समाप्त और पूर्ण विराम लगेगा। दूसरा है अर्धविराम, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर या पूर्ण विराम से कम देर रुकना हो, वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह अर्धविराम है। जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है, अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे। ऐसा सभी जानते हैं और मानते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच कोई योजक ना हो तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह देर से उठा, अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। नहा धोकर नाश्ता किया, फिर अर्धविराम, अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। बच्चों, मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में दो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उसे चाहता हूं, अर्धविराम का प्रयोग। वह मुझे नहीं चाहती। तीसरा है अल्प विराम। पढ़ते या बोलते समय जिस स्थान पर थोड़ा ठहरना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों या पदबंधों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे राम श्याम गोपाल और नरेश रमेश आए हैं। बच्चों, संबोधन शब्द के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे आयुष तुम इधर आओ, आयुष के बाद अल्प विराम का प्रयोग। उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे उसने कहा और अल्प विराम का प्रयोग हुआ, आज हम बाजार जाएंगे। पत्र में अभिवादन लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग होता है। समापन के समय, पता लिखते समय, महीने की तारीख और वर्ष को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिवादन के लिए पूज्य पिताजी, उसके बाद हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। समापन के बाद भवदीय, अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। पता लिखा हमने रामलाल बी 113 लाजपत नगर, और तो रामलाल के बाद अर्धविराम, बी 113 के बाद अर्धविराम। तारीख और वर्ष प्रकट करने के लिए जैसे 4 जुलाई, उसके बाद अर्धविराम लगाएंगे 2023। तो ये सब अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये इसमें समझाया गया है। चलिए अब जानते हैं हम। चौथा है योजक चिन्ह हमारा। जब दो या दो से अधिक
समान अर्थ वाले, विपरीतार्थक, पुनरावृत्ति वाले शब्दों को मिलाना हो तब योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। बाप बेटा, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। पांचवा है निर्देशक चिन्ह। यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कविता ने कहा, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, मैं बीमार हूं। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी हर एक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य समय अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु उदाहरण अथवा जैसे के बाद, उद्धरण के अंत में, लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में आगे किया जाता है। उदाहरण अथवा जैसे के बाद, उद्धरण के अंत में, लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में आगे किया जाता है। अब छठा है बच्चों विवरण चिन्ह। जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वनों के नाम निम्नलिखित हैं, विवरण चिन्ह लगाएंगे हम। और सातवां है विस्मयादिबोधक चिन्ह। शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। मैं लुट गया, अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम कब आए। और आठवां है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों के अंत में किया जाता है जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे आप कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप कहां से आए हैं, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न किया गया है। नौवां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकरार उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी वाक्य में कवि, लेखक के उपनाम, पाठकों या पाठों के शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम लिखने में इकरण उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल भारती, इकरार उद्धरण चिन्ह में रखेंगे इसको, बच्चों की पुस्तक है। जब किसी पुस्तक के अंश अथवा वक्ता के कथन को उन्हीं शब्दों में उद्धृत किया जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब वैसा का वैसा ही लिखते हैं हम, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कहा, मेरे आने तक तुम यहीं प्रतीक्षा करो, इसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में हम रखेंगे। और 10वां है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक के भीतर मुख्य रूप से ऐसी सामग्री रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह प्रियंवदा, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कोष्ठक में रखेंगे हैं, यानी कि प्रियंवदा का ये अर्थ स्पष्ट कर रहा है, इसलिए इसको कोष्ठक में रखेंगे, प्रिय बोलने वाली स्त्री। और 11वां है लोप सूचक चिन्ह। किसी उद्धरण को देते समय जब अर्धदृष्ट अंश में से स्थान या समय के अभाव में किसी अंश विशेष की आवश्यकता ना हो पर किसी उद्धरण को देते समय जब अदृत अंश में से स्थान या समय के अभाव में किसी अंश विशेष की आवश्यकता ना होने पर कुछ शब्द या वाक्य छोड़ दिया जाता है। जैसे हर मनुष्य को यह शिक्षा दी जाती है कि तुम उस विश्वास से एक हो, क्रॉस 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 लगाते जाएंगे, इसलिए दूसरों को चोट पहुंचाना अपने को ही चोट पहुंचाना है। और 12वां है बच्चों संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। संक्षेप यानी कि छोटा लिखने के लिए, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उसका कुछ प्रारंभ अंश लिखकर संक्षेप चिन्ह लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर, पूरा ना लिखकर डा, ऊपर आगा ध्वनि का चिन्ह और लाघव चिन्ह लगा दिया। ईस्वी, बड़ी और लाघव चिन्ह। जवाहरलाल नेहरू, ज और लाघव चिन्ह, ये लगाने से पता लग जाता है कि हम इसे संक्षेप में लिख रहे हैं। और 13वां है हस्प्रद या त्रुटि सूचक चिन्ह। लिखते समय जब वाक्य में कोई बात छूट जाती है परंतु बाद में उसके जोड़ने की आवश्यकता का अनुभव होता है तो छूटे हुए स्थान पर हस्प्रद का प्रयोग करके वह बात लिख दी जाती है। जैसे माता पिता बच्चों को सदा प्रसन्न देखना चाहते हैं, इसमें अगर कोई शब्द छूट गया तो हम हस्प्रद चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। आइए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। लिखते समय वाक्य के बीच में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, प्रमुख विराम चिन्ह 13 होते हैं। उनके नाम है पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हस्तप्रद या त्रुटि सूचक चिन्ह।
तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ आए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।